नई दिल्ली से वर्ल्ड की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज मोदी ने दी। मोदी ने ऐसा क्या कहा कि G20 का पूरा मंच तालियां बजाने लगा, मेज थपथपाने लगा। बाइडेन से लेकर ऋषि सुनक तक G20 का हर राष्ट्राध्यक्ष या तो खड़े होकर तालियां बजाने लगा या फिर अपनी सीट पर बैठे बैठे भारत के लिए मेज थपथपाने लगा। मोदी ने गेम चेंज कर दिया है। G20 में बंद कमरे के भीतर बहुत बड़ा फैसला हुआ है। G20 के सभी सदस्य देशों ने मोदी की किस बात पर मुहर लगाई है? क्या हिंदुस्तान रूस यूक्रेन का युद्ध रोक सकता है, पीस मेकर बन सकता है? क्या अमेरिका ने, रूस ने, चीन ने, G20 के सारे ताकतवर देशों ने मोदी को ग्रीन सिग्नल दे दिया है? मोदी की दखल के बाद, भारत की पहल के बाद रूस यूक्रेन युद्ध पर G20 में ज्वाइंट डिक्लेरेशन का मसौदा रेडी हो गया है। उस डिक्लेरेशन में क्या कहा गया है? भारत की अध्यक्षता वाले ज्वाइंट डिक्लेरेशन में क्या लिखा गया है? युद्ध रोकने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने भारत का कौन सा मैसेज सभी राष्ट्राध्यक्षों को दिया है? शनिवार के सबसे इंपॉर्टेंट 1 मिनट की ये तस्वीरें देख लीजिए, क्योंकि इस 1 मिनट ने दुनिया को बहुत बड़ी संकट में जाने से बचा लिया है। मोदी ने खबर ही इतनी बड़ी दी है। एक खुशखबरी मिली है। हमारी टीम्स के हार्डवर्क से और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। मेरा प्रस्ताव है कि इस लीडर्स डिक्लेरेशन को भी एडॉप्ट किया जाए। मैं इस डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करने की घोषणा करता हूं। मोदी की किस बात को नई दिल्ली G20 डिक्लेरेशन में शामिल किया गया है? 37 पन्नों के इस ज्वाइंट डिक्लेरेशन में रूस यूक्रेन युद्ध पर क्या क्या लिखा गया है? 37 पन्नों में रूस यूक्रेन युद्ध पर मोदी की किस बात को शामिल किया गया है? नई दिल्ली डिक्लेरेशन में रूस के खिलाफ बाली डिक्लेरेशन में इस्तेमाल किए गए किन शब्दों को शामिल नहीं किया गया है? G20 की मीटिंग की इनसाइड ब्रेकिंग न्यूज को अलग अलग हेडलाइन से समझिए। पहले खबर आई, रूस यूक्रेन युद्ध पर G20 के सदस्य देशों ने बहुत बड़ी हर्डल यानी बाधा पार कर ली है। फिर खबर आई, भारत की अध्यक्षता में आने वाले ज्वाइंट डिक्लेरेशन में रूस यूक्रेन युद्ध पर क्या शब्द लिखे जाएंगे, कौन सा शब्द नहीं दिखेगा, इसे लेकर डील हो गई है। वो डील क्या थी? मोदी ने कैसे सारे देशों को मैनेज किया? फुल डिटेल थोड़ी देर में देंगे। पहले इसके कुछ अहम पॉइंट समझिए। G20 यानी ग्रुप ऑफ 20 उन देशों का समूह है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर काम करता है। लेकिन 2022 में इंडोनेशिया के बाली में हुए G20 समिट में पहली बार रूस यूक्रेन युद्ध संकट का जियोपॉलिटिकल मुद्दा उठा था। और तब जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन आया था उसमें रूस की निंदा करते हुए इन शब्दों का प्रयोग किया गया था। नंबर 1, एग्रेशन बाय द रशियन फेडरेशन अगेंस्ट यूक्रेन। नंबर 2, सैंक्शंस। नंबर 3, थ्रेट ऑफ यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। ये सारे शब्द पश्चिमी देशों के कहने पर उस ज्वाइंट डिक्लेरेशन में शामिल किए गए थे। बाली के उसी डिक्लेरेशन में भारत के प्रधानमंत्री के शब्दों को भी शामिल किया गया था, जिसमें लिखा था, टुडेज एरा मस्ट नॉट बी ऑफ वॉर। लेकिन भारत की अध्यक्षता वाले समिट से पहले रूस यूक्रेन युद्ध पर G20 के ज्वाइंट डिक्लेरेशन में शब्दों के चयन को लेकर पेंच फंस गया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक
शुक्रवार रात तक G20 के सदस्य देशों में कोई आम सहमति नहीं बन पाई। 38 पन्नों का जो ड्राफ्ट रेडी किया गया उसमें जियोपॉलिटिकल सिचुएशन वाले पैराग्राफ को ब्लैंक छोड़ दिया गया, जबकि 75 दूसरे पैराग्राफ्स पर सभी सदस्य देशों में सहमति बन गई। बाली डिक्लेरेशन की ही तरह अमेरिका और उसके सहयोगी चाहते थे कि न्यू दिल्ली G20 के जॉइंट डिक्लेरेशन में भी रशियाज वॉर अगेंस्ट यूक्रेन और सैंक्शंस जैसे शब्दों का इस्तेमाल हो, लेकिन रूस और चीन दोनों देशों ने बाली डिक्लेरेशन की भाषा को रिजेक्ट कर दिया। चूंकि भारत और रूस के रिश्ते बहुत मजबूत हैं, इसलिए इस जॉइंट डिक्लेरेशन में रूस के खिलाफ कड़े शब्दों का इस्तेमाल करके भारत रूस से अपने रिश्ते नहीं बिगाड़ना चाहता था, इसीलिए बीच का रास्ता निकाला गया। और उसके बाद जैसे ही मोदी ने डिक्लेरेशन अडॉप्ट किए जाने का ऐलान किया, दुनिया ने हेडलाइन बना दी। ये तक कह दिया कि जो कल तक नामुमकिन था, मोदी ने वो कर दिया, और ये सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं, मोदी की जीत है। अब आप सोचेंगे कि पश्चिमी देशों रूस और चीन की नोकझोंक के बीच G20 का जॉइंट डिक्लेरेशन आना मोदी की जीत कैसे है, भारत की जीत कैसे है? तो इसे डिक्लेरेशन में इस्तेमाल किए गए शब्दों से समझिए। बाली समिट की तुलना में दिल्ली G20 डिक्लेरेशन में रूस के खिलाफ सैंक्शंस जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया है। बाली डिक्लेरेशन में रशियाज वॉर अगेंस्ट यूक्रेन शब्द का प्रयोग हुआ था। इस बार इन शब्दों को तो छोड़िए, नई दिल्ली डिक्लेरेशन में यूक्रेन युद्ध का जिक्र करते हुए रूस का नाम तक शामिल नहीं किया गया। पिछली बार की ही तरह इस बार भी G20 डिक्लेरेशन में टुडेज एरा मस्ट नॉट बी ऑफ वॉर का जिक्र हुआ है, और ये शब्द किसी और के नहीं, मोदी के ही हैं। यानी इस बार के डिक्लेरेशन में जिस शब्दावली का प्रयोग हुआ है उसे कूटनीति की भाषा में द कॉम्प्रोमाइज लैंग्वेज कहते हैं, जिसमें G20 के हर सदस्य देश के लिए विन विन सिचुएशन है। इसीलिए खुद मोदी ने भी कहा कि सबके साथ, सबके विश्वास और सबके प्रयास से ही युद्ध को रोका जा सकता है, शांति के पथ पर लौटा जा सकता है। कोविड-19 के बाद विश्व में एक बहुत बड़ा संकट विश्वास के अभाव का आया है। युद्ध ने इस ट्रस्ट डेफिसिट को और गहरा किया है। जब हम कोविड को हरा सकते हैं तो हम आपसी विश्वास पर आए इस संकट पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। आज G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदलें। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है, और इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है। एक ऐसा वक्त जब रूस और यूक्रेन एक दूसरे पर गोले दाग रहे हैं, अमेरिका सहित पूरा यूरोप रूस के खिलाफ खड़ा है, उस वक्त नई दिल्ली से जारी G20 के जॉइंट डिक्लेरेशन में रूस का नाम तक न होना यह दर्शाता है कि भारत ने G20 के बाकी सदस्य देशों को कैसे इसके लिए कन्विंस किया, कितना पावर प्ले किया। G20 के जॉइंट स्टेटमेंट में वॉर अगेंस्ट यूक्रेन की जगह वॉर इन यूक्रेन का होना भी साबित करता है कि जियोपॉलिटिकल और सिक्योरिटी इश्यूज के बहाने किसी देश से पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने के लिए ऐसे मंचों का इस्तेमाल नहीं हो सकता, जैसा कि बाली G20 समिट के बाद आए डिक्लेरेशन में हुआ था। I would only say Bali was Bali and New Delhi is New Delhi. I mean, Bali was a year ago. The context, the situation was different. Many things have happened since then. 3 अलग-अलग ब्लॉक काम कर रहे थे। एक ब्लॉक जेलेंस्की का है, जिसके साथ अमेरिका और यूरोपियन देश हैं। दूसरा ब्लॉक पुतिन का है, जिसके साथ चीन जैसे देश हैं, और तीसरा ब्लॉक मोदी का है, जो सबको साथ लेकर चलने में यकीन करते हैं। G20 समिट के पहले दिन मोदी का सबसे बड़ा ब्लॉक ही काम आया। प्रधानमंत्री ने सबको पास बुलाया, समझाया और भारत मंडपम में खड़े होकर क्लियर मैसेज दिया कि टेबल पर आकर बैठने से ही युद्ध रुकेगा, और वो टेबल कहीं और नहीं, भारत में ही है। G20 के सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी यही हैं और लीडर मीडिएटर मोदी भी यही हैं। भारत ने इसके लिए कड़ा स्टैंड लिया
काफी टफ नेगोशिएशंस किए। मोदी ने ब्राजील, साउथ अफ्रीका और इंडोनेशिया जैसे इमर्जिंग मार्केट्स को अपने साथ जोड़ा और तब जाकर भारत के प्रस्तावित जॉइंट डिक्लेरेशन पर G20 के हर सदस्य देश ने मुहर लगाई। On the Russia-Ukraine crisis, India worked very closely with Brazil, South Africa and Indonesia. And I want to say that it was the emerging markets which played a very key role. India worked with all the emerging markets which played a very key role. There was very tough, very ruthless negotiations which went on for several days non-stop. And I really feel that in the end, the issue was clinched because of the leadership of the Prime Minister, because eventually we had to say that the leader wants it and this has to be delivered. भारत के साथ प्लस पॉइंट यह है कि भारत के प्रधानमंत्री सबसे कनेक्ट कर लेते हैं। दुनिया भी जानती है युद्ध अगर दिल्ली से नहीं रुका तो और लंबा खींचेगा। इसीलिए इस बार का पूरा फोकस पॉजिटिविटी पर है। दुनिया समझ गई है कि जो कोई और नहीं कर सकता वो भारत कर सकता है। बतौर राष्ट्राध्यक्ष अनुभव के पैमाने पर भी मोदी G20 के कई राष्ट्राध्यक्षों से कहीं आगे हैं। बाइडेन 2021 से अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, यानी सिर्फ 3 साल। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस 6 साल से अपना देश संभाल रहे हैं। ऋषि सुनक पिछले साल ही ब्रिटेन के पीएम बने हैं, जबकि मोदी 9 साल से भारत को संभाल रहे हैं। दुनिया के कई देशों में होने वाले चुनाव हिले हुए हैं। चीन सहित कई देशों की इकोनॉमी हिली हुई है, लेकिन आज का भारत पीछे देखने की बजाय आगे बढ़ता ही जा रहा है। इसीलिए कहा जा रहा है कि यह मोदी का मूवमेंट है। G20 का जॉइंट डिक्लेरेशन आने के बाद दुनिया का यह कहना कि भारत की भी जीत है, मोदी की भी जीत है, अतिशयोक्ति नहीं है, इसमें सच्चाई है। इस समय जिस स्थान पर हम एकत्रित हैं, यहां से कुछ ही किलोमीटर के फासले पर लगभग 2500 साल पुराना एक स्तंभ लगा हुआ है। इस स्तंभ पर प्राकृत भाषा में लिखा है, हेवम लोकसा हित मुखेति अथ इयम नातिसु हेवम, अर्थात मानवता का कल्याण और सुख सदैव सुनिश्चित किया जाए। 2500 साल पहले भारत की भूमि ने यह संदेश पूरे विश्व को दिया था। 21वीं सदी का यह समय पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाने वाला और नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण समय है। ये वो समय है जब वर्षों पुरानी चुनौतियां हमसे नए समाधान मांग रही हैं और इसलिए हमें ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच के साथ अपने हर दायित्व को निभाते हुए ही आगे बढ़ना है। मोदी कैसे ग्लोबल स्टेज पर भारत की ताकत बढ़ा रहे हैं, चीन को कैसे पछाड़ रहे हैं, ये आप इस तस्वीर को देखकर भी समझ सकते हैं। मोदी के पावर प्ले को डिकोड कर सकते हैं। इस ग्रुप फोटो में ब्रिक्स का बी यानी ब्राजील है, आर यानी रूस गायब है, आई यानी इंडिया है, सी यानी चीन गायब है, एस यानी साउथ अफ्रीका है और साथ में है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अजय बांगा। दूसरे शब्दों में कहें तो चीन और रूस को माइनस करके अमेरिका एक दूसरे ड्रीम अलायंस पर काम शुरू कर चुका है। लेकिन भारत की बढ़ती साख से इस वक्त सबसे ज्यादा पीड़ा देश के दुश्मनों को नहीं, देश के भीतर बैठे मोदी के सियासी दुश्मनों को हो रही है। जिस दिन मोदी ने देश का मान बढ़ाया, उस दिन कांग्रेस ने यह फैलाया कि मोदी ने देश को बेच डाला। पूरा देश कामना कर रहा था कि भारत में हो रहा G20 कामयाब हो, जॉइंट डिक्लेरेशन आए। हुआ भी वैसा ही, मगर क्या आप यकीन करेंगे कि मोदी विरोधी इकोसिस्टम भारत को नीचा दिखाने के लिए क्या क्या कह रहा था। कांग्रेस के शशि थरूर ने कहा कि इस बार G20 में जॉइंट डिक्लेरेशन नहीं आएगा।
विदेशी मीडिया भी यही एजेंडा चला रहा था कि इस बार भारत को झटका लगेगा। मोदी के खिलाफ झूठ का तूफान खड़ा करने वाले लेफ्ट अलायंस न्यूज पोर्टल्स भी यही परोस रहे थे। एक टाइमलाइन से दूसरी टाइमलाइन यही एजेंडा चलाया गया कि पश्चिमी देशों ने मोदी की मांग को नकार दिया। लेकिन अंत में हुआ क्या? हुआ ये कि जॉइंट डिक्लेरेशन भी आया, उसमें मोदी के बयान का भी जिक्र हुआ। शनिवार सुबह ही कांग्रेस का इकोसिस्टम ट्विटर पर एक यूट्यूब लिंक घुमा रहा है। उसे ये कहकर फैला रहा है कि इससे पहले भी भारत में कई इंटरनेशनल इवेंट्स हुए। 40 साल पहले पूर्व पीएम इंदिरा गांधी ने भी NAM समिट को होस्ट किया। हाँ, होते रहे हैं ऐसे समिट, मगर कभी भारत कहीं स्पेशल इनवाइटी होता था तो यह कहकर मजाक उड़ाया जाता था कि देखो हमें बुला लिया। तब में और अब में यही फर्क है। तब भारत की इच्छाएं और महत्वाकांक्षाएं बहुत लिमिटेड थीं। उस वक्त की सरकारें उसी में संतुष्ट थीं। पहले भारत का कोई रोल नहीं होता था। भारत दुनिया को नहीं, दुनिया भारत को डिक्टेट किया करती थी। मगर अब साल भी बदल चुका है, माहौल भी बदल चुका है। न्यू इंडिया का भारत पहली बार G20 की पंचायत खुद कर रहा है, खुद ही सरपंच है। अब हम फॉलोअर नहीं, लीडर हैं। आज दुनिया भारत को नहीं, भारत दुनिया को डिक्टेट करता है। भारत कहता है कि जॉइंट डिक्लेरेशन में किसी देश को सीधा टारगेट नहीं किया जाएगा, तो वही होता है। भारत कहता है कि बातचीत से ही मसला हल होगा, तो उसी दिशा में काम होता है। यह पहली बार हो रहा है जब भारत खुल्लम खुल्ला खेल रहा है और दुनिया ताली बजा रही है। मोदी के दुश्मनों को इसीलिए जलन हो रही है। भारत में बैठा इंडिया अलायंस अपने गठबंधन के नाम में सियासत के लिए इंक्लूसिव लगाता है, लेकिन इंक्लूसिव होता क्या है इसका मतलब मोदी बताते हैं। सबको साथ जोड़ने की बात करते हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं,